नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल एल क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम क्रिया टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे थे। क्रिया टॉपिक पर एक क्लास हो चुकी है, आज दूसरे नंबर की क्लास है और इसमें हमने जो क्रिया काल के आधार पर होती है उसके ऊपर चर्चा कर ली थी। आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे विद्यार्थियों रचना के आधार पर। किसके आधार पर? रचना के आधार पर। कई बार आपको रचना शब्द नहीं मिलकर संरचना शब्द मिल जाता है और कई बार ज्यादा ही किस्मत खराब होती है तो क्या मिल जाता है? प्रयोग के आधार पर। तो रचना मिले, संरचना मिले, प्रयोग के आधार पर मिले, भेद तो यही होते हैं। और कौन कौन से होते हैं विद्यार्थियों? सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा पूर्वकालिक क्रिया और चौथा है अनुकरणात्मक क्रिया और पांचवा है इसका उपभेद प्रेरणार्थक क्रिया। और प्रेरणार्थक क्रिया विद्यार्थियों दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इनको एक एक को पढ़ेंगे हम। मैं तो अभी आपको ये बता रहा हूं भाई, रचना या संरचना के आधार पर ये क्रियाएं होती है। नाम धातु क्रिया होती है और इसी तरह सहजाति क्रिया होती है और एक होती है विद्यार्थियों सहायक क्रिया। और सहायक क्रिया को कई बार हम बोलते हैं अपूर्ण क्रिया। ऐसी क्रिया बोलते हैं अपूर्ण क्रिया, इसे कहते हैं। आगे देखिएगा विद्यार्थियों, सबसे पहले आइए सामान्य क्रिया। तो पहली बात तो ये जो सामान्य क्रिया है, हम क्रिया टॉपिक ही पढ़ रहे हैं। कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? हम क्रिया पढ़ रहे हैं और क्रिया के बारे में हम सामान्य बात कर रहे हैं। तो कुछ वैयाकरणों का कहना है कि ये इसको भेद बनाने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन कुछ वैयाकरण इसको मानते हैं, कुछ वैयाकरण इसको भेद नहीं मानते हैं। मानो या नहीं मानो, लेकिन हमें तो पूरा पढ़ना है। तो देखिए सामान्य क्रिया, जब क्रिया का प्रयोग सामान्य रूप में होता है तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। या फिर आपको इस प्रकार की परिभाषा मिल सकती है, जब किसी वाक्य में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो वह कौन सी क्रिया कहलाती है? सामान्य क्रिया। या तो विद्यार्थियों आप ऐसे याद कर ले, जब क्रिया का प्रयोग सामान्य रूप में होता है तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। या किसी एक जो वाक्य है उसमें एक ही क्रिया प्रयुक्त होती है तो उसको सामान्य क्रिया कहते हैं। ठीक है, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया सामान्य या सरल रूप में प्रयुक्त होती है तो उसे सामान्य। देखो मैंने दो तीन प्रकार से परिभाषाएं लिख रखी है, तो कोई न कोई सी परिभाषा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, तो जैसे पढ़ा, पढ़ा है, पढ़ा था, पढ़ता था, पढ़ेगा आदि, ये सब एक सामान्य क्रियाओं की बात की जाती है। ये सारे इसके उदाहरण होते हैं। जैसे मोहन ने गीत गाया, तो गाया यहाँ पर क्या विद्यार्थियों? ये एक सामान्य क्रिया है। सुनीता पढ़ती है, मोहन खेलता है, वह गया, वह जाए, सुनीता ने खाना बनाया, राम रोता है। तो कुल मिला के बात यह है, जो ये क्रियाएं हैं वो सामान्य क्रियाओं के बारे में चर्चा करते हैं। इसके अलावा जो इंपोर्टेंट क्रिया है वो है विद्यार्थियों संयुक्त क्रिया। कौन सी है? संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया को ही एक और नाम देते हैं यौगिक क्रिया। संयुक्त क्रिया को नाम क्या दे देते हैं? यौगिक क्रिया। तो इससे सीधा सीधा पता लग रहा है, इसमें योग धन इक प्रत्यय जुड़ रहा है, इससे बना क्या है? यौगिक। अर्थात योग का मतलब क्या होता है? जोड़। क्या होता है? जोड़। तो इसमें क्रियाएं जुड़ी है। क्या है? क्रियाएं जुड़ी है। देखिए परिभाषा, जहां दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक बन जाती है तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। दूसरी परिभाषा इस प्रकार लिखी हुई है, जहां या दो से अधिक क्रियाएं एक साथ प्रयोग हो वह क्रिया कौन सी कहलाती है? संयुक्त क्रिया। या फिर इस प्रकार से परिभाषा मिल सकती है आपको, दो या दो से अधिक भिन्नार्थक धातुओं के योग से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती है। इनमें से पहली क्रिया मुख्य क्रिया कहलाती है और जो दूसरी क्रिया है वो रंजक क्रिया। मतलब जैसे हम संयुक्त क्रिया या यौगिक क्रिया पढ़ते हैं, इसमें हम एक मुख्य क्रिया के बारे में भी चर्चा करते हैं और एक रंजक क्रिया के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो रंजक क्रिया क्या होती है, मुख्य क्रिया क्या होती है, संयुक्त क्रिया क्या होती है, यौगिक क्रिया क्या होती है, ये सारी क्रियाएं हम संयुक्त क्रिया के भीतर ही पढ़े। ठीक है, आगे देखो साथियों, हिंदी में रंजक क्रियाएं कौन कौन सी? जैसे आना, खेलना, जाना, तैरना, देखना, पढ़ना, लिखना, सुनना, सोना इत्यादि, ये सारी रंजक क्रियाएं हैं। संयुक्त क्रियाओं में सहायक क्रिया सदा अलग लिखी जाती है। जैसे पढ़ रहा था, तो पढ़ ना तो मुख्य क्रिया रहा था, ये सब कौन सी विद्यार्थियों? सहायक क्रियाएं हैं। पढ़ा होगा, पढ़ चुका है, पढ़ रहा है, पढ़ता रहेगा। तो इनमें जितनी भी जो क्रियाएं आ रही है वो कौन सी है? अलग अलग आ रही है। संयुक्त क्रिया में जो इनकी जो सहायक क्रियाएं आती हैं वो हमेशा अलग अलग आती है। आगे देखो, सुनीता ने खाना बना लिया। सुनीता ने खाना बना लिया।
विद्यार्थियों वैसे मैं आपको बता देता हूं, जो हमारी धर्म पत्नी है उनका नाम भी सुनीता ही है। क्या नाम है? सुनीता ही उनका नाम भी। और वो कभी भी टाइम पर खाना बनाकर नहीं देती है, नहीं देती है, वो मजाक कर रहा हूं आप लोगों से, ठीक है? देती है हमेशा, अच्छा खाना बनाती, टेस्टी बनाती। आप भी आना कभी घर पर। देखो विद्यार्थियों, सुनीता ने खाना बना लिया, तो यहाँ खाना बना लिया क्या है? संयुक्त क्रिया है। कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है। और संयुक्त नहीं मिले तो इसी को हम क्या कहेंगे? यौगिक क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? यौगिक क्रिया। और यौगिक क्रिया दो प्रकार की होती है, मुख्य और रंजक। तो इसमें जो विद्यार्थियों खाना बना लिया है, इसमें अगर हम बात करें, इसको काट देते हैं। ये खाना तो एक कर्म का काम कर रहा है, ये तो कर्म है, तो ये बना लिया, ये है संयुक्त क्रिया। तो बनाना क्या है? यहाँ पर मुख्य क्रिया है, और लिया क्या है? ये रंजक क्रिया है। ये कौन सी है? रंजक क्रिया है। राम पत्र लिखने लगा, तो अगर हम इस पूरा वाक्य का ही पोस्टमार्टम करते हैं तो यहाँ पे राम तो है कर्ता। राम क्या विद्यार्थियों? कर्ता है। पत्र वाक्य का कर्म है। क्या है? कर्म। और लिखने ये क्रिया है, और ये भी क्या है? क्रिया। दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक क्रिया की भांति प्रयुक्त होती है, तो इसको मिले हुए रूप को क्या बोलते हैं? हम संयुक्त क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त क्रिया बोलते हैं। और लिखना यहाँ पे मुख्य क्रिया है, और लगा क्या है? रंजक क्रिया है। आगे देखते हैं। उसने पत्र लिख दिया, तो लिख दिया संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। उसने खाना खा लिया, खा लिया क्या है? संयुक्त क्रिया है। और वह पत्र लिखने लगा, तो लिखने लगा ये भी क्या है? संयुक्त क्रिया है। ये सब उदाहरण संयुक्त क्रिया के। देखो उदाहरणों की अपने पास कोई कमी नहीं है। उदाहरण में विद्यार्थियों को इतने सारे दे देता हूं कि विद्यार्थी ऑफलाइन भी ये कहते हैं सर इतने सारे उदाहरण मत लिखाया करो। लेकिन विद्यार्थियों मुझे खुशी उस दिन होती है जब एग्जाम में आपके नोट्सों में से ऐसा कैसा एक पर्सन आता है, फिर आप कहते हो सर हमारे नोट्सों में से मिला है। तो जब मिलता है, जब हम अधिक से अधिक उदाहरण लिखते हैं तब मिलता है। तो इसी प्रकार आप भी कोशिश करो इन सभी उदाहरणों को नोट आउट कर। देखिए, अचानक वह रोने लगा, तो रोने लगा ये संयुक्त क्रिया है। वह दृश्य देख मेरा हृदय दुख से भर गया, तो भर गया यहाँ पर संयुक्त क्रिया है। सुनीता ने दूध पी लिया, तो पी लिया क्या है यहाँ पर? ये विद्यार्थियों संयुक्त क्रिया है। उसकी बातें सुनकर मुझे हंसी आ गई, तो हंसना भी क्रिया है, और आना और गई ये तीन क्रियाएं एक साथ मिल रही है। लेकिन ये कौन सी क्रिया होगी? संयुक्त क्रिया। और एक वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं प्रयुक्त हो सकती है। बेस्ट अर्थ एग्जामिनर आपसे कौन सी क्रिया के बारे में किस आधार के ऊपर चर्चा कर रहा है, मतलब हम ये कह सकते हैं उस दिन कौन सी चार विकल्प दे रखे हैं एग्जामिनर ने। आपको क्रियाएं सारी आती है, लेकिन अब कंफ्यूज हो जाओगे सर पर्सन कैसे बनेंगे, इसके ऊपर भी हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए, खाना खाकर तुम सो जाओ, तो सो जाओ यहाँ पर संयुक्त क्रिया है। अब कई विद्यार्थी अगर खाकर के बारे में पूछे तो खाकर भी क्रिया है, लेकिन ये कौन सी विद्यार्थी? पूर्वकालिक क्रिया है, जो आगे हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर। बादलों को देख मोर नाच उठा, तो नाचना और उठना दो क्रियाएं मिलकर एक क्रिया की बातें प्रयुक्त हो रही है, तो यहां पर संयुक्त क्रिया नाच उठा है। आगे देखो, अर्थ की दृष्टि से संयुक्त क्रिया के 13 उपभेद होते हैं। कितने? अब विद्यार्थी 13 उपभेद को याद करने वाले नहीं होते हैं, तो ये सिर्फ आप अपने नॉलेज के लिए इनको पढ़ सकते हैं। जैसे आरंभ बोधक है, आरंभ बोधक जैसे पानी बरसने लगा, तो इस कार्य की शुरुआत हो रही है इसलिए। और पहचान क्या है? धातु के अंत में ने, लगना वगैरह आता है। इसी प्रकार कुछ समाप्ति बोधक होते हैं, ये सब संयुक्त क्रिया के उपभेद है। अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पढ़ लें इनको एक बार। पहचान क्या? धातु के बाद में चुकना, जैसे वह पढ़ चुका, वह खा चुका, ये सब अर्थ की दृष्टि से संयुक्त क्रिया की समाप्ति बोधक में आते हैं। इसी प्रकार एक क्रिया होती है आकस्मिकता बोधक, ये सब संयुक्त के उदाहरण है। इसके हैं विद्यार्थी संयुक्त के उपभेद है ये। आकस्मिक, धातु के बाद में उठना, बैठना, पढ़ना, वह कह उठा, वह रो पड़ा, ये सब आकस्मिक बोधक में जाएंगे। इसी प्रकार एक होता है निरंतरता बोधक, पहचान जाना, रहना के लिए वर्तमान कृदंत रूप आता है इसमें, जैसे पानी बरसता रहता है, सुरेश भी चलता गया, सुनीता बहुत बोलती रहती है, ये सब निरंतरता बोधक में जाएगा। इसी प्रकार एक होता है अभ्यास बोधक या अभ्यास द्योतक, जैसे पढ़ा करता है, लिखा करता है। पहचान क्या है इसकी? भूत कृदंत क्रिया होती है और उसमें करना जुड़ा रहता है। इसी प्रकार एक होता है शक्यता बोधक, धातु के बाद में आता सकना, जैसे जा सकते हैं, वह पढ़ सकता है, इसको शक्यता बोधक कहते हैं। अवकाश बोधक, धातु के बाद में ने और पाना, वह पढ़ने न पाया, जाने न पाया, ऐसे शब्द आते हैं। अनिष्टा बोधक, धातु के बाद में खाना, मारना, कुत्ते ने काट खाया या फिर चिट्ठी लिख मारी, ऐसे शब्द आते हैं। इसी प्रकार एक होता है इच्छा बोधक। कौन सा होता है? इच्छा बोधक। इच्छा धातु के बाद में ना
और चाहना आता, जैसे वह जाना चाहती है, वह आना चाहता है, आप क्या कहना चाहोगे, ये सब इच्छा बोधक में जाते हैं। इसी प्रकार एक होता है अनुमति बोधक, इसमें धातु के बाद में ने और देना आता है, जैसे उसे पढ़ने दो, उसे करने दिया गया, या मुझे जाने दो, ये सारे शब्द आते हैं। इसी प्रकार देखिए आवश्यकता बोधक, धातु में ना, रूप या पढ़ना चाहिए ऐसा शब्द जुड़ रहता है, आपको ये काम करना पड़ेगा, आवश्यकता बोधक। अब तुम्हें जाना चाहिए, ये काम भी आपको लेना चाहिए। तो ये सारे आवश्यकता बोधक संयुक्त जो क्रिया होती है उसके उदाहरण है। अतिशयता बोधक, अतिशय का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर, उसी क्रिया की जो द्विवृत्ति होती है, जैसे पढ़ते पढ़ते सो गया, बैठे बैठे थक गया, सुन सुनकर उसका दिमाग खराब हो गया, तो ये सारे अतिशयता बोधक है। अति, देखो विद्यार्थियों, अतिशय का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, कई बार शुद्ध शुद्ध में पूछा जाता है, अतिशयोक्ति शब्द क्या होता है? अतिशयोक्ति। इसका अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो इसका होता है अतिशयधन उक्ति। क्या होता है? अतिशयधन उक्ति। उक्ति का मतलब होता है कथन, अतिशय का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर। तो किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति कहलाता है। इसी प्रकार संज्ञादि होता है, संज्ञादि के साथ संयुक्त क्रियाओं में संज्ञा आदि का प्रयोग प्रधान रहता है, जैसे अपना बनाना, आदर करना, भस्म होना, ढीला पड़ना, ये सब आ जाते हैं। तो विद्यार्थियों अभी तक हमने जो क्रिया है, क्रिया के कौन कौन से भेद के ऊपर चर्चा की, रचना या संरचना के आधार पढ़ रहे हैं। सामान्य क्रिया हो गया, सामान्य के बाद में संयुक्त क्रिया हो गया, और जो तीसरे नंबर पे आती है वो पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया। अगर इस शब्द के हम टुकड़े करते हैं तो इसमें क्या क्या निकल रहा है? एक तो पूर्व और एक काल और एक इक प्रत्यय निकल रहा है। काल का मतलब होता है समय। क्या होता है? समय। पूर्व का मतलब होता है पहले, यानी कि ऐसी क्रियाएं जो सबसे पहले संपन्न होती है उससे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यहां पर किस प्रकार से लिखा हुआ देखिएगा, समान समय पर होने वाली क्रियाओं में से जो क्रिया पहले संपन्न होती है उससे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। एक क्रिया से पहले कोई क्रिया हुई हो तो वह पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जब एक कार्य होने के बाद कोई दूसरा कार्य होता है तो वहां भी क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया मानी जाती है। आगे देखो विद्यार्थियों, पूर्वकालिक क्रिया की जो पहचान है वो क्या है? पूर्वकालिक क्रियाओं के अंत में कर जुड़ा रहता है, ये के आता है या करके आ जाता है। प्रत्यय का प्रयोग होता है, मूल धातु के साथ कर या करके लगाने से पूर्वकालिक क्रिया बनती है। जैसे उठना क्रिया है विद्यार्थियों, क्या है? उठना क्रिया है। उठना क्रिया में यदि मैं कर जोड़ देता हूं, कर प्रत्यय, तो उठकर। चलना क्रिया है तो चल कर, पी कर, खाकर, नहाकर, दौड़कर, ये सब, ये आगे पीकर, नहाकर, चलकर, दौड़कर, ये जितने भी शब्द है विद्यार्थियों ये सारे पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण है। पूर्वकालिक क्रिया के जो एग्जाम्पल मिलेंगे आपको उसमें ये सारी क्रिया देखने को मिलेगी। आगे देखो विद्यार्थियों, जैसे वह खाना खाकर पढ़ने जाएगा, तो इस वाक्य में बहुत सारी क्रियाएं हो रही है। एक तो खाकर क्रिया है, एक पढ़ना क्रिया है, एक जाएगा क्रिया, तीन तीन क्रिया आ रही है। अब हमें इसमें से पूर्वकालिक क्रिया ढूंढनी है। तो विद्यार्थियों यहाँ पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? कौन सी है? खाकर है। अब जितने भी वाक्य हैं उसमें हमें पूर्वकालिक क्रिया ढूंढनी है। सीता अभी जयपुर होकर आई है, तो देखो इस पूर्वकालिक क्रिया की पहचान क्या है? एक तो कर जुड़ा रहता है या कर के प्रत्यय जुड़ा रहता है, इससे पकड़ सकते हैं हम। तो सीता अभी जयपुर होकर आई है, तो होकर यहां पर कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है। मोहन अभी सोकर उठा है, तो क्रिया तो विद्यार्थियों सोकर भी है, उठना भी है और होना भी क्रिया, तीन तीन क्रिया आ रही है, लेकिन यहां सोकर है वो पूर्वकालिक क्रिया है। इसी प्रकार सुमन दवाई खाकर सो गई, तो खाकर यहां पर क्या है विद्यार्थियों? पूर्वकालिक क्रिया है। वह पढ़कर खेलने चला गया, देखो विद्यार्थियों क्रिया कौन कौन सी आ रही है? पढ़कर, खेलना, चलना और जाना, इस प्रकार चार क्रियाएं आ रही है। इसमें से जो पढ़कर है ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। ये कौन सी क्रिया का उदाहरण है? पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार वह अभी जयपुर होकर आई है, ये वापस रिपीट हो गया होकर। सुनीता अभी सोकर उठी है, तो सोकर किसमें आ जाएगा? ये भी विद्यार्थी आ जाएगा पूर्वकालिक क्रिया में। तो सोकर, होकर, ये सब क्या है? कर प्रत्यय जुड़ा हुआ है इनके सबके अंत में। इसी प्रकार विद्यार्थियों वह खाना खाकर पढ़ने जाएगा, तो खाकर यहां पर पूर्वकालिक क्रिया है। सीता अभी जयपुर होकर आई है, मोहन, ये वापस रिपीट हो गए, ठीक है। खाना खाकर तथा पढ़ने जाएगा, यहां पर खाकर, ये पीपीटी पूरी रिपीट हो गई है, ये मैंने पढ़ा दिया आपको। इसी प्रकार पूर्वकालिक क्रिया आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो सामान्य हो गई,
संयुक्त हो गई, पूर्वकालिक होगी। अब बात करेंगे हम अनुकरणात्मक क्रिया। कौन सी की? अनुकरणात्मक क्रिया। तो देखिए, वह वास्तविक या काल्पनिक ध्वनि जिसे क्रियाओं के रूप में अपना लिया जाता है अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है। यह दूसरी परिभाषा। वे क्रियाएं जो ध्वनि यानी कि आवाज तथा दृश्य के अनुकरण से बनाई जाए उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहती है। यानी कि ऐसी क्रियाएं जो वास्तविक या काल्पनिक या तो किसी दृश्य से या किसी ध्वनि या आवाज से बनी हो उनको कहते हैं अनुकरणात्मक क्रियाएं। अनुकरणात्मक क्रिया के कुछ उदाहरण इस प्रकार मिलेंगे आपको। जैसे टन टन की आवाज आपने सुनी, तो टन टन से जो क्रिया बनी वो बनी टन टनाना। कौन सी बनी? टन टनाना। खट खट की जो आवाज आती है उससे क्या बना? खट खटाना। मिम मिम मियाना। भन भन से विद्यार्थी जो क्रिया बनी वो कौन सी बनी? भिन भिनाना, हिन हिनाना, उकारना, गुर्राना, गुनगुनाना। जैसे कई बार घर में बैठे बैठे गाने गाते रहते हैं ना, करते रहते हैं, जैसे उसको बोलते हैं गुनगुनाना। फुसफुसाना, बड़बड़ाना, चमचमाना, टिमटिमाना, ये शब्द आपने कई बार घरों में देखा होगा। जिससे कोई बड़बड़ाता रहता है या जिससे आपका थोड़ा सा किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है और वापिस जब आप मिलते हैं तो उससे क्या चलता रहता है, वो टिंट मतलब टॉइंटबाजी चलती रहती है, बड़बड़ाता रहता है। ठीक है। चमचमाना, टिमटिमाना, आसमान में तारे टिमटिमाते रहते हैं। इसी प्रकार तमतमाना, टरटराना, फड़फड़ाना, तिलमिलाना, जगमगाना, बिलबिलाना, ये सब। गिड़गिड़ाना है, खटखटाना है। खटखट से कौन सा बना? खटखटाना, ये ऊपर भी आ गया था। इसी प्रकार थपथप से बनता थपथपाना, बड़बड़ से बनता बड़बड़ाना, टर से बनता टरटराना और मचमच से बनता मचमचाना। ये सारी जो क्रियाएं हैं विद्यार्थियों अनुकरणात्मक क्रिया के उदाहरण है। आगे देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया विद्यार्थियों? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा देखिए। जब किसी वाक्य का कर्ता अपनी इच्छा से कार्य नहीं करके दूसरे की प्रेरणा से कार्य करता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। बाकी ये सब परिभाषाएं प्रेरणार्थक क्रिया की। प्रेरणार्थक क्रिया विद्यार्थियों दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और एक होती है दूसरी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया की पहचान यह है कि उसके अंत में आता और आना प्रत्यय जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है? आता और आना प्रत्यय जुड़ा रहता है। और द्वितीय प्रेरणार्थक की पहचान यह है कि उसके अंत में वाता और वाना प्रत्यय जुड़ा रहता है। ठीक है। अब देखते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, किसी क्रिया को देखकर आप कैसे पहचानोगे कि सामान्य क्रिया है, प्रथम प्रेरणार्थक है, द्वितीय प्रेरणार्थक है? तो जिस क्रिया के अंत में आता और आना जुड़ा, अभी बताया मैंने, आता और आना जुड़ा, वो तो होती प्रथम प्रेरणार्थक। और जिन क्रियाओं के अंत में वाता और वाना ये जुड़ा हो वो होती द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे लिखना क्रिया में आपने आना जोड़ दिया तो क्या बना? लिखाना। और वाना जोड़ दिया तो क्या बन गया? लिखवाना। तो लिखवाना तो द्वितीय प्रेरणार्थक का उदाहरण है, लिखाना प्रथम प्रेरणार्थक का है और लिखना तो एक सामान्य क्रिया है। इसी प्रकार लिखाता क्या है? द्वितीय प्रेरणार्थक। लिखवाता क्या है? सॉरी, लिखाता तो है प्रथम प्रेरणार्थक और लिखवाता क्या है? द्वितीय प्रेरणार्थक। और लिखता क्या है? प्रथम प्रेरणार्थक। तो जिस क्रिया के अंत में ना आता है सामान्य वाली में, उसके अंत में तो आना और वाना जोड़कर उसको प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक में बदला जा सकता है। और जिस क्रिया के अंत में ता आता है उसमें आता और वाता जोड़कर उसको प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाओं में बदला जा सकता है। इस प्रकार हंसना क्रिया का क्या बनेगा? हंसाना और हंसवाना। चलना का क्या बनेगा? चलाना और चलवाना। इसी प्रकार जो पढ़ना क्रिया का क्या बनेगा? पढ़ाना और पढ़वाना। रोना क्रिया का क्या बनेगा? रुलाना और रुलवाना। इसी प्रकार पीना क्रिया है, पीना क्रिया का क्या बनेगा? प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में प्रथम प्रेरणार्थक बनेगा पिलाना और द्वितीय बनेगा पिलवाना। क्या बनेगा? पिलवाना। इसी प्रकार देखो भागना क्रिया है, भागना का क्या बनेगा? भगाना और भगवाना। ठहरना का क्या बनेगा? ठहराना और ठहरवाना। डूबना का क्या बनेगा? डुबाना और डुबवाना। जीतना का क्या बनेगा? जिताना और जितवाना। देना का क्या बनेगा? दिलाना और दिलवाना। बोलना का क्या बनेगा? बुलाना और बुलवाना। उठना का क्या बनेगा? उठाना और उठवाना। और ओटना का ओटाना और ओटवाना। गिरना का गिराना और गिरवाना सब बनेगा। आगे देखिए समझना का क्या बनेगा? समझाना और समझवाना।
खाना का खिलाना, खिलवाना, छूना का क्या बनेगा विद्यार्थियों? छुलाना और छुलवाना। देना जो क्रिया है उससे प्रथम परिणार्थक में क्या बनेगा और द्वितीय परिणार्थक में क्या बनेगा, ये देखिएगा। प्रथम परिणार्थक में दिलाना और द्वितीय में दिलवाना। धोना जो क्रिया है उससे क्या बनेगा? धुलाना और धुलवाना। पीना वापिस आ गई, पिलाना पिलवाना हो जाएगा, और सीना का सिलाना और सिलवाना बन जाएगा। इसी प्रकार और उदाहरण देख लेते हैं विद्यार्थियों। फैलना जो क्रिया है ये सामान्य क्रिया है, और प्रथम परिणार्थक क्या बनेगा? फैलाना, और द्वितीय परिणार्थक क्या बनेगा? फैलवाना। इसी प्रकार सुनना, सुनाना और सुनवाना बनेगा, और ओढ़ना का क्या बनेगा? उड़ाना और उड़वाना शब्द बन जाएगा। और जागना जो क्रिया है उसका क्या बनेगा? जगाना और जगवाना। भीगना जो क्रिया है उसका क्या बनेगा? भिगाना और भिगवाना। लेटना जो क्रिया है एक सामान्य क्रिया है, इसका प्रथम परिणार्थक रूप क्या बनेगा? लिटाना, और द्वितीय परिणार्थक क्या बनेगा? लिटवाना। इसी प्रकार जो चमकना क्रिया है उसका क्या बनेगा? चमकाना और चमकवाना। पिघलना क्रिया का क्या बनेगा विद्यार्थियों? पिघलाना और पिघलवाना। और इसी प्रकार बदलना क्रिया का क्या बनेगा? बदलाना और बदलवाना। आगे देखिए, बहुत सारे उदाहरण हैं। सोना का सुलाना, सुलवाना। जीना का जिलाना, जिलवाना। कहना का कहलाना और कहलवाना। दिखना का दिखलाना और दिखवाना। सीखना का सिखवाना और सिखवाना। इसी प्रकार सूखना का सुखाना और सुखवाना, और बैठना का बिठाना और बिठवाना। ये सब बन जाएंगे। इसी प्रकार ये परिणार्थक क्रिया हो गई विद्यार्थियों। परिणार्थक क्रिया में हमने प्रथम परिणार्थक और द्वितीय परिणार्थक के ऊपर चर्चा की। अब पढ़ेंगे हम नाम धातु क्रिया। कौन सी? नाम धातु क्रिया। तो विद्यार्थियों ऐसी क्रियाएं जो किसी संज्ञा से या किसी सर्वनाम से या किसी विशेषण से या अव्यय यानी कि अविकारी शब्दों से बनती हो उसे क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। लिखा हुआ है वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, अव्यय का दूसरा नाम मिलता है अविकारी शब्द आदि से प्रत्यय लगने से बनती हो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है। जब किसी वाक्य में वास्तव में किसी क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, जबकि किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय आदि शब्दों को क्रिया की तरह काम में लिया जाता है, तो उन क्रियाओं को नाम धातु क्रिया माना जाता है। जैसे राम बहुत बतियाती है, राम बहुत बतियाता है, तो यहां पर बात जो शब्द है उससे क्या बना? बतियाता। गीता शर्माने लगी, तो शर्म से शर्माना। आजकल मुकेश मुझे झुठलाने लगा है, तो झूठ जो शब्द है उससे क्या बना? झुठलाना। पुलिस चोर को लतियाते, लात से क्या बना? लतियाते, थाने ले गई। मेहमानों के लिए जरा चाय गरमा दो, तो गरम से क्या बना? गरमा दो। जैसे गरम चाय, तो गरम एक विशेषण है, गरम से क्या बना? गरमा। तो ये एक क्रिया की भांति प्रयुक्त होने लग गया विशेषण। इसी प्रकार लिखा हुआ लालच एक संज्ञा है, इससे जो क्रिया बन रही है विद्यार्थियों वो क्या बन रही है? ललचाना। फिल्म एक संज्ञा है, इससे क्रिया जो बन रही है वो क्या बन रही है? फिल्माना। अपना एक सर्वनाम है, अपना से जो क्रिया बन रही है वो अपनाना। हाथ से हथियाना, बात से बतियाना या बताना या बात करना। गर्म से गरमाना या गर्मा भी बना, अभी देखा आपने। लाठी से लटियाना, गुस्सा से गुस्साना। ठंडा से ठंडाना, साठ से सटियाना। रंग से रंगना और चमक से चमकाना। और श्रम से शर्माना, लाज से लतियाना और झूठ से झुठलाना आ गया। लाज से लजाना बन जाता है, टक्कर से टकराना क्रिया बन जाती है। और लंगड़ा जो है एक विशेषण है और इससे बनता लंगड़ाना। क्या बन जाता है? लंगड़ाना। इसी प्रकार लाठी में मारना जोड़ दिया तो लाठी मारना। दुखी में होना जोड़ा तो दुखी होना। पानी से पनियाला और बिलग से बिलगाना, ये क्रिया बनती है। अलग से बनता है अलगाना या अलग करना। रिस से रिशाना, चिकना से चिकनाना और पानी खोलना का मतलब पानी खोलना, ये बनता है। इस प्रकार इनको नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। रचना, संरचना या प्रयोग के आधार पर जो क्रिया का अगला भेद आता है उसका नाम है सहजातीय क्रिया। सहजातीय का मतलब होता है विद्यार्थी एक ही जाति की, एक ही जाति की बात कर रहे हैं। तो देखो वह क्रिया है जहां कर्म और क्रिया एक ही धातु से बनकर साथ प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सहजातीय क्रिया कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, जैसे कोई वाक्य लिखते हैं हम, तो उस वाक्य में एक तो कर्ता होता है, एक कर्म होता है और एक क्रिया होता है। जब किसी वाक्य का कर्म और क्रिया इन दोनों की धातु समान हो, धातु क्या हो? समान हो, तो उनको हम कहते हैं सहजातीय क्रिया। जब किसी वाक्य में प्रयुक्त कर्म और क्रिया पद दोनों एक ही धातु से बने होते हैं
तब उस क्रिया को सहजातीय क्रिया कहा जाता है। अभी देखते हैं उदाहरण, बहुत सारे मिलने वाले हैं आपको। राम ने अच्छा खेल खेला, तो खेल विद्यार्थी वाक्य का कर्म है और खेला क्या है, क्रिया। लेकिन इस क्रिया को जो हम नाम देंगे रचना, संरचना या प्रयोग के आधार पर, तो इस क्रिया का नाम हो जाएगा सहजातीय क्रिया। कौन सी क्रिया, सहजातीय क्रिया। विद्यार्थी इसको हम सहजातीय क्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ कर्म और क्रिया की धातु समान है। इसलिए भारत ने अनेक लड़ाइयां लड़ी, तो लड़ाइयां कर्म है, लड़ी क्रिया है, ये दोनों एक ही धातु के बने हुए हैं। भारत ने पाकिस्तान से अनेक लड़ाई लड़ी, दोनों का कर्म और क्रिया का जो धातु है वो सेम है। सुरेश 100 मीटर दौड़ दौड़ा, तो दौड़ और दौड़ा इन दोनों की धातु समान होने की वजह से ये भी किसमें जाता है, सहजातीय क्रिया। खेल को खेल की भावना से खेलो, तो खेल को खेल की भावना से खेलो, तो विद्यार्थी है खेल तो है कर्म और खेलो क्या है, क्रिया। इन दोनों की जो धातु है वो भी क्या है, समान है। अब बचता है इसके आधार पर अंतिम जो भेद है वो कौन सा है, सहायक क्रिया। किसी भी वाक्य में मूल क्रिया को पूर्ण रूप प्रदान करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, सहायक क्रिया। बहुत बार वाक्य में मूल क्रिया के अलावा कुछ क्रियाएं भी प्रयोग हो जाती है, उन्हें सहायक क्रिया कहा जाता है। जैसे है, हूं, है, हो, था, थी, थे, हो, ये सब क्या है, सहायक क्रिया है। राम पढ़ता है, तो पढ़ता है यहाँ पर क्या है, सहायक क्रिया। मैंने खाना खाया था, तो विद्यार्थियों एक था यहाँ पर सहायक क्रिया का काम कर रहा है। राम खेलने जाता था, सहायक क्रिया। चोर भाग गया, तो गया यहाँ पर सहायक क्रिया का काम कर रहा है। महिला रोने लगी, ये सहायक क्रिया का काम कर रहा है। मैं बाजार जाता हूं, तो हूं क्या है, ये विद्यार्थियों काम कर रहा है सहायक क्रिया का, और जाता हूं ये क्या है, मुख्य क्रिया। ये कौन सी क्रिया विद्यार्थियों, मुख्य क्रिया। कभी कभी क्या होता है विद्यार्थियों, ये जो सहायक क्रियाएं हैं ये मुख्य क्रिया के अभाव में प्रयुक्त होने लग जाती है, तो ऐसी स्थिति में इनको हम सहायक क्रिया नहीं बोलकर इनको हम अपूर्ण क्रिया कहते हैं। ये लिखा हुआ नोट डाल के, यदि सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के अभाव में प्रयुक्त हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, अपूर्ण क्रिया कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब जो अगला क्रिया का भेद आता है वो पढ़ते हैं हम समापन के आधार पर क्रिया। इसके आधार पे, समापन के आधार पर क्रिया को पढ़ते हैं। समापन ये तीसरा आधार कह सकते हो आप, क्योंकि एक तो हमने पढ़ लिया काल के आधार पे, दूसरा पढ़ लिया रचना, संरचना या प्रयोग के आधार पे, और तीसरा है समापन के आधार पे। तो समापन के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, समापिका और असमापिका। कौन सी होती है, समापिका क्रिया और असमापिका क्रिया। ऐसी क्रियाएं जो वाक्य के अंत में प्रयुक्त होती है उसको समापिका कहते हैं, और ऐसी क्रियाएं जो वाक्य के अंत में नहीं आकर वाक्य के या तो मध्य में आती हो या शुरुआत में आती हो तो उनको कहते हैं हम असमापिका क्रिया। ये लिखा हुआ, वाक्य के समापन अंत में प्रयुक्त होने वाली क्रियाओं को समापिका क्रिया कहते हैं। कर्ता के अनुसार ही क्रिया के लिंग वचन प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पर राम पढ़ता है, तो पढ़ता है यहाँ पर समापिका क्रिया है। सुरेश क्रिकेट खेलता है, ये समापिका क्रिया है। सुनीता कपड़े धो रही है, ये समापिका क्रिया है। सुंदर पक्षी डाल पर बैठा है, तो विद्यार्थी बैठा है, यहाँ पर समापिका क्रिया। इधर देखिएगा, वे क्रियाएं जो वाक्य के अंत में नहीं होकर वाक्य के मध्य में या शुरुआत में प्रयुक्त होती है उनको असमापिका क्रिया कहते हैं। जब क्रिया शब्द या पद वाक्य के अंत में अपने निर्धारित स्थान पर प्रयुक्त नहीं होकर अन्यत्र प्रयुक्त होती है तो उसे समापिका क्रिया कहते हैं। जैसे डाल पर बैठा पक्षी सुंदर है, तो विद्यार्थी बीच में आ रहा है, बैठना क्रिया जो कहाँ रही है, बीच में आ रहा है, तो मध्य में आता है, तो उसको असमापिका क्रिया कहते हैं। ठीक है, और खड़े होकर बड़ों का स्वागत करना, तो खड़े यहाँ पर किस में चला जाएगा, असमापिका में चला जाएगा। आगे देखते हैं विद्यार्थियों। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमने 3 आधार पर चर्चा कर ली। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्रम के आधार पर चर्चा करेंगे। थैंक यू मित्रों।